विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वर्ष 2020 अस्ताचल की ओर है और अब तैयारी है नए वर्ष के उदय यानी कि 2021 के आगाज की। यूं तो इस वर्ष ने हमें काफी चुनौतियां दी, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विज्ञान है तो समाधान है। इसी कड़ी में अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको वर्ष 2020 की प्रमुख वैज्ञानिक हलचलों और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान विशेष 2020। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सफल लॉन्च के सिलसिले को जारी रखते हुए एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर 2020 को अपने 51वें मिशन के तहत PSLV C49 के जरिए एक साथ 10 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें भारत का EOS-1 सैटेलाइट भी शामिल रहा। आइए विस्तार से इस मिशन के बारे में जानते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-1 खराब मौसम में भी दिन और रात में तस्वीरें ले सकता है। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकेगा। ये पिछले साल लॉन्च किए गए RISAT-2B और RISAT-2B-R1 सैटेलाइट के साथ मिलकर काम करेगा। पूर्व में EOS-1 का नाम RISAT-2B-R2 था, लेकिन इसरो EOS-1 के साथ नई सैटेलाइट नामकरण प्रणाली की ओर बढ़ा है। इसमें सैटेलाइट का नाम उसके उद्देश्य के अनुरूप होगा। जैसे कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट भूमि की आकृति और मानचित्र के लिए तथा ओशनसैट सैटेलाइट समुद्र की निगरानी के लिए थे। पृथ्वी पर नजर रखने वाले कई सैटेलाइट हैं, जिन्हें अब EOS श्रृंखला के रूप में जाना जाएगा। EOS-1 से मिलिट्री सर्वेलेंस में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही खेती, वानिकी, मिट्टी की नमी मापने और तटों की निगरानी में भी मदद मिलेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने वर्ष 2020 में अनेक रक्षा तकनीकों का सफल परीक्षण किया। इसी कड़ी में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी यानी कि QKD का इस्तेमाल करते हुए DRDO ने अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया। सुरक्षा संचार के लिए ये प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया। ये परीक्षण हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमारत के बीच किया गया। इस प्रौद्योगिकी में एन्क्रिप्शन कुंजी को फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए क्यूबिट के रूप में भेजा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इन क्यूबिट का उपयोग बुनियादी स्रोत के रूप में किया जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सामान्य कंप्यूटिंग में बुनियादी स्रोत के रूप में बाइट का इस्तेमाल होता है। DRDO के मुताबिक पूरी दुनिया में रक्षा एवं सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय समय पर एन्क्रिप्शन कुंजी का आदान प्रदान बेहद जरूरी है। इन कुंजियों को सुरक्षित तरीके से साझा करने का समाधान क्वांटम आधारित संचार मुहैया करता है। आइए अब QKD प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। रियल टाइम पर एन्क्रिप्शन की का वितरण सुरक्षित संचार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वांटम आधारित एन्क्रिप्शन कीज को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करता है। QKD का उपयोग क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप और SMI को सक्षम करने के लिए किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2020 की शुरुआत में ही जीनोम मैपिंग परियोजना के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारत के 10,000 लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि अनुक्रमण किए जाने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना को जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का नाम दिया गया।
जिसके तहत बड़े स्तर पर जीनोम के गहन अध्ययन के लिए खून के नमूने इकट्ठा किए जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जीनोम की सीक्वेंसिंग किए जाने की योजना ने जीनोमिक्स के क्षेत्र में भारत के प्रवेश की भूमिका तैयार कर दी है, जिससे चिकित्सा विज्ञान में नई संभावना के दरवाजे खुल गए हैं। इस योजना में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत 20 अन्य संस्थान शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने महाराष्ट्र में 4 महाराष्ट्रीय उप समूहों की पहचान के लिए पुणे को मुख्य केंद्र के रूप में चुना है। यहाँ क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन साइट के लिए सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल कैंसर पुणे को चयनित किया गया है, जहाँ पहले चरण में 1200 लोगों से सैंपल लिए जाएंगे। जीनोम की सीक्वेंसिंग खून के नमूने के आधार पर की जाएगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में मौजूद एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन के सटीक क्रम का पता लगाया जाएगा। मानव जीनोम को अनुक्रमित किए जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय अनुवांशिक संरचना तथा रोग के बीच संबंध को लेकर वैज्ञानिकों को एक नई संभावना दिख रही है। जीनोम अनुक्रम को जान लेने से ये पता लग जाएगा कि कुछ लोग कैंसर, कुछ मधुमेह और अल्जाइमर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त क्यों होते हैं। रेयर डिजीजेस यानी दुर्लभ बीमारियों के साथ साथ हम ये जान सकते हैं कि किसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। जीनोम मैपिंग से बीमारी होने का इंतजार किए बगैर व्यक्ति की जीन कुंडली को देखते हुए उसका इलाज पहले से शुरू किया जा सकेगा। चांद पर भविष्य की इमारतें विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक खास तरीके की ईंट विकसित की है। ये ईंट खास सामग्रियों से बनाई गई है। आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, जिसकी मदद से एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी स्पेशल ईंट विकसित की गई है। इस स्पेशल ईंट को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया को चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया। इसके बाद उन्होंने इसमें यूरिया, कैल्शियम और गुआर बीन से निकाली गई गोंद का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के इंक्यूबेशन के बाद ये ईंट बनकर तैयार हुई, जो मजबूती के सभी परीक्षणों में सफल रही। देखा जाए तो 1 पाउंड की सामग्री को अंतरिक्ष में भेजने की लागत करीब 7.5 लाख रुपए आती है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस प्रक्रिया में यूरिया का उपयोग किया गया है, जो मानव मूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं चांद की मिट्टी को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष अभियान के खर्च में भी कटौती होगी। इस प्रक्रिया में कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, क्योंकि इसमें सीमेंट की बजाय ग्वार गम का उपयोग किया गया है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में हर वर्ष पराली जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक कैप्सूल के रूप में पराली का समाधान विकसित किया है। कैसे, आइए जानते हैं। फसलों के अवशेष के रूप में बचने वाली पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं बनेगी। अब पराली को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने पूसा डीकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है। इससे 20 दिन में ही पराली को खेत में ही प्रबंधन किया जा सकेगा और साथ ही 15 दिन बाद खेत में फसल की बुआई भी की जा सकेगी। ये कैप्सूल जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में मददगार होगा। खास बात ये भी है कि 4 कैप्सूल की कीमत मात्र 20 रुपए है। 4 कैप्सूल से करीब 2.5 एकड़ में पराली प्रबंधन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस कैप्सूल का मिट्टी की उर्वरकता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। पाँच लीटर पानी में डीकम्पोजर कैप्सूल के साथ थोड़ी मात्रा में गुड़ और बेसन को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे 8 से 10 दिनों के लिए रख दिया जाता है। इन कैप्सूल की विशेषता ये है कि गुड़ एवं बेसन मिश्रित पानी में जब इन्हें डाला जाता है तो कैप्सूल के अंदर जीवाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। 8 से 10 दिन में इस घोल में पराली गलाने में सहायक जीवाणुओं की संख्या काफी अधिक हो जाती है और इस तरह ये मिश्रण पराली को गलाने में मददगार साबित होता है।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियों को जानने के बाद आइए वर्ष 2020 की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हलचलों को जानते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार हर बार की तरह इस बार भी खास रहा। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। रसायन विज्ञान में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है दो महिला वैज्ञानिकों को, जिनका नाम है इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से पहले हैं ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हुटन, दूसरे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे ऑल्टर और चार्ल्स राइस। खगोल शास्त्रियों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है, जो वहां जीवन होने का संकेत दे रही है। फॉस्फीन अणु जो एक फास्फोरस के कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बना है। धरती पर इसका संबंध जीवन से है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। नेचर जर्नल में छपे शोध के मुताबिक ये अणु किसी प्राकृतिक नॉन बायोलॉजिकल जरिए से बना हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फॉस्फीन की उपस्थिति से पता चलता है कि शुक्र की सतह पर अज्ञात भूगर्भीय या रासायनिक प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। फिलहाल वैज्ञानिक ऐसी 2 योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे शुक्र ग्रह के वायुमंडल को भविष्य में और भी बारीकी से जाना जा सकेगा। घंटों का सफर मिनटों में बदलने वाले हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का पहला सफल टेस्ट रन अमेरिका के लास वेगास में किया गया। करीब 500 मीटर के इस टेस्ट ट्रैक को हाइपरलूप पॉड ने यात्रियों को साथ लेकर 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 सेकंड में पूरा किया। हाइपरलूप तकनीक यात्रा का एक ऐसा तरीका है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा गति से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ये एक कैप्सूल जैसी चुंबकीय ट्रेन होती है जो खंभों पर बने खास वैक्यूम पाइप के अंदर इलेक्ट्रिक चुंबक की मदद से हवा में तैरते हुए चलती है। इसमें पहिए नहीं होते हैं। इसके लिए ना तो किसी प्रकार के ईंधन वाले इंजन की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत ज्यादा बिजली खर्च होता है। इस कारण ये सफर का पर्यावरण मित्र तरीका कहा जा सकता है। भारत के लिहाज से भी इस हाइपरलूप तकनीक की उपयोगिता परखी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग ने एक समिति का गठन किया है। ये उच्च स्तरीय समिति हाइपरलूप यात्रा की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहारिकता का अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। एक अध्ययन में आकाशगंगा में रेडियो ऊर्जा के रहस्यमय तीव्र विस्फोटों के बारे में
वैज्ञानिकों को पहली बार पता लगा है। ये तेज रेडियो ब्लास्ट 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन सूरज की तुलना में ये 10 करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित 3 अध्ययनों में वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह ने विस्फोट को FRB के रूप में पहचाना और पाया कि पहली बार आकाशगंगा के भीतर से ये विस्फोट हुआ, जबकि इससे पहले ये विस्फोट आकाशगंगा के बाहर से होते थे। इन अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि कम से कम एक स्रोत एक्सोटिक स्टेलर वस्तु है, जिसे मैग्नेटर कहा जाता है। ये एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है जो विस्फोट के बाद बहुत सारे स्टार छोड़ देता है, जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो विज्ञान विशेष 2020 में बस इतना ही। उम्मीद है इस कार्यक्रम द्वारा आपको पूरे वर्ष की महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर हासिल हुई होंगी। आगामी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।